Hi, good afternoon and welcome to PW UPSC वाला। तो एज यू पीपल आर अवेयर कि अभी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वी पीपल हैव स्टार्टेड अ सीरीज फॉर दी प्रीलिम्स 2023 और अभी तक जो इकोनॉमिक्स के हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने 4 लेक्चर्स कवर किए हैं जिसमें हमारे टॉपिक्स थे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज जीडीपी। द सेकंड टॉपिक दैट वी कवर्ड वाज अबाउट बैंकिंग. The third topic was about inflation, and the last topic that we covered in the previous lecture was a fiscal policy. ठीक है, तो आज जो हमारा पांचवा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, इट इज अबाउट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा आता है फॉरेन ट्रेड के टॉपिक के अंदर. So the discussion is going to be very limited only about BOP, and once the BOP will be completed, I will also discuss in brief about the convertibility of currency. तो ये दो टॉपिक हैं जो हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आर दीज? द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द सेकंड इज अबाउट योर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी. देखिए, सबसे पहली बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भुगतान संतुलन, ये है क्या और इसका मतलब क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन है, that is basically being done by Reserve Bank of India. Okay, so Reserve Bank of India is supposed to make the or do the calculation of balance of payment. So that is being done by RBI on quarterly basis. Okay, तो quarterly basis पे हमें result इसके मिलते हैं. For example, the Reserve Bank of India will do it for April to June, then July to September, then October to December, and then from January to March. Okay, so इस तरीके से 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें मिलते हैं. then once the fourth quarter result will come, they basically combined all the 4 into 1 and they provide us the yearly numbers. ठीक है, अब देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हम चेक करते हैं अबाउट द बीओपी, so there are 2 methods which are being followed by Reserve Bank of India to calculate the balance of payment, जिसको हम बोलते हैं old method, okay, and the second one is known as a new method. So new method is basically kind of more comprehensive one. Okay, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बीओपी कैलकुलेशंस के नंबर मिलेंगे, दोनों में नंबर आपको सेम ही मिलेंगे, बट द पॉइंट इज व्हाट द वे ऑफ कैलकुलेशन विल बी काइंड ऑफ डिफरेंट. जैसे ओल्ड मेथड में दे ओनली यूज वन थिंग फॉर द करंट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड merchandise, and then they provide for the capital account. But in case of this one, there's so many heads under the information about current account is provided. Correct? अब देखिए बीओपी है क्या. देखिए, on this globe, whatever number of countries we have, they have one issue, and that is what? लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. क्या रिसोर्स होते हैं? 4 रिसोर्स आपको पता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ओके, जो हमने जीडीपी की क्लास के अंदर भी बात करी थी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द नीड्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड. ओके, सो वी नीड टू सेटिस्फाई समथिंग विच इज अनलिमिटेड विद द हेल्प ऑफ समथिंग विच इज लिमिटेड. दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो इन ईच एंड एवरी कंट्री. ओके, अब देखिए, होता क्या है कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, दूसरे के पास द सेम रिसोर्सेज माइट बी इन ए कंपैरेटिवली लिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम एक्सचेंज करते हैं. हम कहते हैं भैया ठीक है, मेरे पास ए की कमी है, तुम्हारे पास ए ज़्यादा है, तो आई विल सिंपली बाय ए फ्रॉम यू. और मेरे पास बी ज़्यादा है और तुम्हारे पास बी की कमी है, तो आई विल सिंपली सेल बी टू यू. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से ट्रेड स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम नाम देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. कि मेरे पास कमी है, मैंने आपसे ले लिया, इंपोर्ट हो गया. मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए, हम पुराने टाइम की बात करें, सो ऑल दीज थिंग्स वर डन इन अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब कि चल मेरे पास भाई ए की कमी है, तुम्हारे पास ए है, मुझे ए प्रोवाइड कर दो, मैं आपको बी प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्सचेंज सिस्टम, जो अब नहीं होता है. इन अ वे होता भी है, बट नाउ द थिंग्स आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ करेंसीज. ओके, एंड व्हाट करेंसीज?
द करेंसीज विच आर एक्सेप्टेबल एट अ ग्लोबल लेवल। अब देखिए, आप जानते हैं एक्सेप्टेबिलिटी उसी की होती है जिसकी एक स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें, कोई भी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे जो ज़्यादा स्ट्रांग है, डेवलप है, जो उसकी करेंसी आपको मिलेगी ना, उसमें आपको एक्सेप्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, यूएस डॉलर, यूके पाउंड, यूरोपियन यूनियन यूरो, then you can say Chinese yuan, Japanese yen, Hong Kong dollar, these kind of currencies are having more acceptability. इसलिए जिन करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पे होती है, ओके, सो दीज आर नोन एज अ हार्ड करेंसी, करेक्ट। और जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली मार्केट में कम होती जाती है, उनको आप बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। तो नॉर्मली हम कहते हैं जो हमारा इंडियन रुपी है वो सॉफ्ट करेंसी में आता है, गेटिंग। And all the remaining currencies, like whatever 6 name I just took, these are being part of mainly, you can say, hard currency. We are having even more hard currency at a global level, but these are mainly 6 hard currency. तो अब देखिए, जब हमें बाहर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होता है जिसकी पास हमें कमी है, फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसीज, यू नो, व्हाटएवर हार्डवेयर्स और व्हाटएवर थिंग्स दैट वी हैव, यू नो, काइंड ऑफ लेस अवेलेबिलिटी, जिनको हम यहाँ पे प्रोड्यूस या यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, उनको हम बाहर से परचेज करते हैं। So when we need to buy these things, we have to make payment in hard currency, okay? And when it comes to, you know, simply selling things outside, तो हम भी सामने वाले से डिमांड क्या करते हैं कि भैया अगर तुम्हें हमसे ये चीज परचेज करनी है, then you have to pay us in hard currency only. तो पहले हमें हार्ड करेंसी कमानी पड़ती है, फिर हम हार्ड करेंसी से सामने वाले को पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही है। आई वोंट से it is increasing at a very faster pace, but yes, those countries which are more friendly to us, जिनसे हमारे रिलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे हैं, उनके साथ हमें देखने को मिल रहा है कि दे आर बीइंग मोर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ, यू नो, सिंपली व्हेन वी पीपल आर बीइंग मेकिंग पेमेंट इन इंडियन रुपी टू देम, जैसे जापान हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीज का क्या है कि नाउ दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द पेमेंट इन रुपी, यानी कि जब हम उनसे इन चीज़ों को परचेज करते हैं तो हम उनको रुपी में पेमेंट कर देते हैं। And when these people are buying things from us, they are being simply returning this rupee to us. तो सोच के देखिए, अगर रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड हमारे स्टार्ट हो जाए तो हमें कितना आसान होगा ट्रेड करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। बट अभी ये स्थिति नहीं है इंडिया के साथ। सो दैट वे वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अर्न, देन वी पीपल आर बीइंग एबल टू पे देम, गेटिंग। तो देखिए, इसी, यू नो, करेंसी अर्निंग और करेंसी पेमेंट का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, यानी कितने डॉलर्स इंडिया में आए और कितने डॉलर्स इंडिया से बाहर गए। देखिए, नॉर्मली हमारे देश में मैं आपको बताऊं कि देयर आर मल्टीपल फॉरेन करेंसी इन विच वी पीपल आर बीइंग डूइंग ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग करेंसीज के अंदर ट्रेड होता है जो हार्ड करेंसीज हैं। परंतु जब हम अपने अकाउंट्स के बारे में बताते हैं कि देखिए भैया ये आया है और ये गया है, तो हम किसी एक करेंसी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में जिस करेंसी को हम प्रेफरेंस देते हैं उसका नाम है यूएस डॉलर। इसलिए यूएस डॉलर को हम बोलते हैं इंटरवेंशन करेंसी इन केस ऑफ आवर कंट्री, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो जितनी भी करेंसीज में ट्रेड होता है उनका कन्वर्जन हम यूएस डॉलर में कर लेते हैं एज पर द कन्वर्जन रेट, एंड देन आफ्टर दैट द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन इन द यूएस डॉलर ओनली, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है आरबीआई के पोर्टल के ऊपर, जो उनकी वेबसाइट पे हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, यूएस डॉलर। और साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी और करेंसी में प्रोवाइड करेगा तो वो है आपका इंडियन रुपी है, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये पॉइंट है। अब देखिए, जब इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रिकॉर्ड करता है तो क्या करता है वो देखिए। पहली बात, डेफिनेशन क्या है बीओपी की। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो डॉलर्स आए और जो डॉलर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, उसकी इंफॉर्मेशन हम बीओपी में प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन हियर? अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड द अदर कंट्रीज रेजिडेंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया विद दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कि इस ग्लोब पे बाकी जितनी भी कंट्री हैं उनके साथ जो भी ट्रेड हो रहा है वो इस स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है।
बीओपी ऑफ इंडिया विल रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स विच हैपन्स बिटवीन इंडियन रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल आप और हम लोग, कंपनीज और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड नॉन रेजिडेंट्स, फॉरेनर्स, फॉरेन एंटिटीज, यानी कि बाहर के इंडिविजुअल्स, बाहर की कंपनीज, बाहर की गवर्नमेंट्स, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, जिनसे जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। फाइन। RBI is responsible for preparing BOP and it shall be consistent with the BOP manual of International Monetary Fund, यानी कि जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स को, तो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस BOP स्टेटमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए, BOP को जब हम सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, जैसे आपको याद होगा फिस्कल पॉलिसी क्लास में हमने बात करी थी कि वहां पे हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में सेग्रीगेट कर रहे थे। यहां पे जो हमारा सेग्रीगेट करने का तरीका है वो ऑल टुगेदर काफी हद तक सेम ही है, ठीक है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में डे टू डे इनकम एक्सपेंडिचर वी वर सिंपली पुटिंग इन व्हाट, इन दी रेवेन्यू अकाउंट। हियर वी आर सिंपली पुटिंग दैट थिंग इन दी करंट अकाउंट, यानी कि डेली बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, ओके, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो डेली बेसिस पे जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो आता है हमारा करंट अकाउंट के अंदर। And again the same logic, whatever transactions which consist of bigger amount and moreover these are being happening once in a while, they are basically being put in the capital account। तो वहां पे रेवेन्यू अकाउंट होता है, यहाँ पे हमारा नाम होता है करंट अकाउंट का। और करंट अकाउंट को हम दो फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा डे टू डे बेसिस का ट्रेड होता है ना, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ट्रेड हमारा गुड्स में होता है, यानी कि वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो है हमारी BOT के अंदर, उनको शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, देन केमिकल्स, देन यू कैन से आयरन और वट एवर थिंग्स यू आर बीइंग इंपोर्टिंग, कोल, जो भी हमारे देश में इंपोर्ट है एक्सपोर्ट हो रहा है, परंतु वो गुड्स होने चाहिए, वस्तु होने चाहिए। अगर आप उनको टच कर सकते हैं देन विल कम इन दी BOT। ओके, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में जो दूसरी चीज को हम इंक्लूड करते हैं वो है हमारा क्या, वो होता है हमारा सिंपली यू कैन से समथिंग कॉल्ड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है। जो सेकंड पार्ट हमारा होता है वो होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इंक्लूड करते हैं किसका, सर्विसेज का, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग विल कम अंडर योर इनविजिबल, ठीक है। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं BOT एंड BOI, जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, तो हमारा बन जाता है क्या, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। गेटिंग? तो इन दोनों को टोटल करके हमारा डे टू डे ट्रेड का वो हमारा होता है करंट अकाउंट बैलेंस, एंड देन रिमेनिंग यू कैन से इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देन आफ्टर दैट, अब देखिए जो बैलेंस है, जैसे मैंने फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया था, न्यूट्रल, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि या तो वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तीन चीजें थी। द सेम थिंग यू हैव हियर ऑल्सो इन द BOP, ईदर यू हैव अ न्यूट्रल, दैट मीन्स जितने डॉलर्स आ रहे हैं उतने ही डॉलर्स आपके बाहर जा रहे हैं, ओके, विच इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सेकेंड चीज होती है आपकी कि हमारे पास डॉलर्स आ ज्यादा रहे हैं in comparison to whatever is being going outside, that is inflow is more in comparison to the outflow, ठीक है। तो अगर इनफ्लो आपका ज्यादा है, आउटफ्लो आपका कम है, तो उस केस में क्या होगा, यू आर हैविंग सरप्लस डॉलर, यानी कि आपका BOP क्या है, पॉजिटिव में है। एंड थर्ड थिंग दैट यू हैव हियर इज बेसिकली व्हाट, दैट यू हैव मोर ऑफ आउटफ्लो एंड लेसर अमाउंट ऑफ यू हैव इनफ्लो, यानी कि डॉलर्स आ कम रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारा BOP होगा डेफिसिट के अंदर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो एज यू कैन सी, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा BOP हो जाएगा, जो हमारा हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मोर ओवर योर बैलेंस्ड। तो व्हेन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट्स, यानी कि
we have more inflows in comparison to outflows. Okay, in case of negative, or you can say deficit, we have inflows which are less than the outflow. Getting? So these two position, and third one is what, that we have something called neutral. That means inflow outflow are basically equals to 0. That is, the difference is equals to 0. Balance of trade, a difference between the monetary value of nations exports and imports over a certain period of time. तो नॉर्मली मैंने आपको बताया ये है हमारा 1 साल का. गेटिंग? अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू हैव करंट अकाउंट एंड यू हैव कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में आई टोल्ड यू दैट वी हैव बीओटी प्लस बीओआई equals to balance on current account. Getting? In case of capital account, we have basically 4 major heads under which you can say the transactions are recorded. That first of all we have what? Something called external assistance. Okay, that means whatever kind of money the government of India is basically borrowing from outside at a concessional rate of interest. Okay, the second is basically your loans and borrowings. तो यहाँ पे जो हमारी loans and borrowings हो रही हैं, these are basically as per the market rate of interest. There is no concession here. Okay, the third one is basically foreign investment. Under that you have FDI and you have something called FPI, and the fourth one is basically your something called banking capital. Okay, so these 4 things are basically being part of your capital account majorly. ठीक है, अब देखिए जब हम BOT और BOI की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, इफ यू टॉक आउट स्पेसिफिकली ओनली आर कंट्री, तो आपको देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू गुड्स, दैट मीन्स BOT, वी नॉर्मली हैव negative balance. That means we have our BOT in deficit generally. Okay, जब आप BOI की बात करेंगे यानी कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जब आप सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो देयर यू विल फाइंड दैट आवर बैलेंस इज नॉर्मली पॉजिटिव. ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा हमारा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट. तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. अगर हमारा नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव से, तो हमारे पास होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव यहाँ पे हमारा कंपैरेटिवली कम है, तो हमारे पास क्या होगा करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर हमारा पॉजिटिव ज़्यादा होगा नेगेटिव से, तो हमारे पास होगा करंट अकाउंट सरप्लस. और जो तीसरी सिचुएशन है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो, जो हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास या तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा या फिर हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस होगा. और इंडिया की बात करें हम स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नॉर्मली हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हमारा नेगेटिव में होता है आमतौर. तो वी हैव समथिंग कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट हियर इन केस ऑफ आवर कंट्री. ओकेजनली आपको देखने को मिलेगा कि हमें करंट अकाउंट आपका पॉजिटिव में देखने को मिल जाए. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक इन 2020-21, यानी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस केस में मान के चलिए हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया था. एंड व्हाट वाज द रीजन? क्रूड ऑयल के इंपोर्ट कम थे, गोल्ड के इंपोर्ट कम थे, एंड मोर ओवर रेमिटेंसेस वर रियली हाई. रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया के भाई बंधु इंडिया से बाहर रहते हैं, जब वो हमें यहाँ पे पैसा भेजते हैं, यानी कि जो भी उनके रिलेटिव हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बंधु हैं, माता हैं, पिता हैं, जब उनके लिए वो पैसा भेजते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे इनफ्लो काउंट होगा ऑब्वियसली जब हमारे देश में आ रहा है. तो इन दैट केस बेसिकली करंट अकाउंट का जो बैलेंस था हमारा वो पॉजिटिव हो गया था. इन दैट ईयर ऑल्सो यू कैन से वी वर हैविंग अ नेगेटिव BOT एंड पॉजिटिव BOI, बट द पॉइंट इज इन दैट केस the positive was comparatively higher than the negative, and that's why we were having something called current account surplus in case of our country. Okay, उससे पहले 2006-07 के आसपास हमें देखने को मिला था कि we were having a current account surplus in case of our country. Otherwise इंडिया में हमें देखने को मिलता है that we have more of current account deficit in case of our country. Getting? अब देखिए जो भी हमारा current account deficit होगा,
पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस क्या लिखी है। करंट अकाउंट डील्स इन दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट ऑल्टर इंडियन रेजिडेंट्स असेट और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन रेजिडेंट्स असेट और लायबिलिटीज इनसाइड ट्रेड इंडिया। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डे टू डे ट्रेड की बात हो रही है। अब जैसे कैपिटल अकाउंट की आप बात करते हैं, तो हमने लोन लिया इंडिया में, यानी कि हमारे देश में पैसा आया, तो दैट मनी इज बेसिकली काइंड ऑफ अ लायबिलिटी टू अस बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड इट बैक। पर हमने कोल खरीदा करंट अकाउंट में, उसकी हमने पेमेंट कर दी, बात खत्म, वो हमारा कोल हो गया। हमने गोल्ड मंगवाया बाहर से, हमने उनकी पेमेंट कर दी, बात खत्म, वो हमारा गोल्ड हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं? तो इन दैट केस वी हैव नो असेट और लायबिलिटी क्रिएशन इन केस ऑफ करंट अकाउंट, व्हाइल इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट वी हैव अ क्रिएशन ऑफ asset or liability. Getting? Current account comprises visible trade, export and import of goods, and invisible trade, export and import of services, which I just told you. Unilateral transfers and investment income earned from factors of production, जैसे आप जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी उनकी इनकम है वो बेसिकली यहाँ पे आपकी आ जाएगी। Then after that capital account जो मैंने आपको बताया, the capital account is a record of transactions of inflow and outflow of capital that directly affects a country's foreign assets and liabilities. Capital account transactions are those transactions which alter Indian residents' asset and liabilities, including contingent liabilities outside India and foreign residents' asset or liabilities inside India. Capital account comprises of foreign investment, FDI, FPI, loans by companies and governments, and banking capital such as NRI deposit. So these things basically you are being including as a part of your capital account. ठीक है? अब देखिए, जब हम क्लास में बात करते हैं बीओपी की, तो नॉर्मली यहां पे मैं आपको क्या बताता हूं कि जो आइडियल सिचुएशन है बीओपी की, आइडियल यानी कि जो बेस्ट सिचुएशन है बीओपी की, वो क्या है कि बीओपी हमारा 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि इनफ्लो हुआ $10 का, ओके, और आउटफ्लो हुआ मान लीजिए $15 का, ठीक। तो इन दैट केस आई हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ $5, ठीक है, यानी कि मेरा करंट अकाउंट है नेगेटिव में। तो ये जो मेरा नेगेटिव बैलेंस है, जब कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूंगा, तो ये मेरा बैलेंस आउट होना चाहिए कैसे, ईदर बाय इन्वेस्टमेंट। सो मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट मेरे देश में $5 की आ गई है, तो जो यहाँ पे $5 की कमी रह गई है वो इससे बैलेंस आउट हो जाएगी और मेरा बीओपी 0 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। या फिर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, सो इन दैट केस आई नीड टू बोरो $5 फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने लोन्स ले लिए, जिससे मैंने अपने इंपोर्ट्स को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि देखिए सामने वाले को पेमेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट इंडिया में या किसी भी कंट्री में हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि बीओपी आपका आइडियल सिचुएशन यानी कि वो 0 पे आपको देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है जितना हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हो, उससे कहीं ज़्यादा इनफ्लो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आ रहा हो बिकॉज ऑफ FDI and FPI, because India is an emerging nation at a global level, and the stock market is something which is very, very, kind of attractive destination for the foreign investors. तो उसकी वजह से अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा इनफ्लो आ रहे हैं, यानी कि हमारा करंट अकाउंट तो डेफिसिट में है, बट हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बीओपी जो होगा वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। गेटिंग दैट ओवरऑल बीओपी विल बी इन पॉजिटिव है। तो इंडिया में हमें देखने को क्या मिलता है, what kind of situation we people are being able to see in case of BOP, that we find or we found that our BOP is generally in positive, यानी कि इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो उस डॉलर का हम करेंगे क्या। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, और जब हमें डॉलर चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए चाहिए फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी विल बी गिवन टू मी बाय समथिंग कॉल्ड ऑथराइज्ड डीलर्स बाय द RBI, जो कि नॉर्मली आपको मिलेगा हमारे देश में, वो बैंक्स हैं। तो मैं बैंक में जाके अकाउंट खुलवाऊंगा फॉरेन करेंसी का, और उसमें मुझे डॉलर्स मिल जाएंगे बाय सिंपली प्रोवाइडिंग रुपी टू दी बैंक। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पॉइंट बहुत सिंपल है। अब देखिए, मान लीजिए बैंकों से हमने डॉलर्स मांगे, ठीक है। तो सिंपल से काम कैसे होता है, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे रुपए देके डॉलर लेने पड़ेंगे और उससे मैं पेमेंट करूंगा। और अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है,
अगर मैंने इंडिया से बाहर किसी को सामान बेचा है तो डॉलर जो है वो मेरे बैंक अकाउंट पे इंडिया में आएंगे, उन डॉलर्स को कन्वर्ट करा जाएगा रुपी में और उन रुपीस को मैं इंडिया में यूज कर सकता हूं, यानी कि वो डॉलर्स किसके पास रह जाएंगे, बैंक के पास। तो मान लीजिए अगर यही सिचुएशन में लेके चलता हूं कि बैंकों के पास मान लीजिए $5 एक्स्ट्रा पड़े हैं जिसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो बैंक कहेंगे भैया इसका ना तो मैं लोन दे सकता ना मैं कुछ कर सकता, तो मैं क्या करूं। तो वो डॉलर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिए जाते हैं। तो मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ सरप्लस डॉलर्स पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्रांसफर दीज डॉलर्स टू आरबीआई, और आरबीआई उनके बदले में उनको रुपी प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट डॉलर्स विल बी केप्ट बाय आरबीआई एज ए पार्ट ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और हमारे रिजर्व्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अगर हमारे देश में बीओपी पॉजिटिव में है 10 बिलियन 20 बिलियन 30 बिलियन 50 बिलियन जितना भी हमारा पॉजिटिव में है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो उसके बदले में आरबीआई क्या देगा, रुपी देगा। तो डेफिनेट सी बात है, तो जितनी रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ बीओपी, यू कैन से पॉजिटिव बीओपी, देन सर्टेनली यू कैन से देयर माइट बी पॉसिबिलिटी सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन माइट अपीयर इन द कंट्री। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है, सीधा सा है और लॉजिकल सा है। वो क्या है कि अगर हमारे देश में बीओपी ज्यादा देखने को मिल रहा है, दैट शोज कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमें देखने को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हमारा नेगेटिव में है, देन इट्स वेरी सिंपल, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डॉलर्स की कमी है क्योंकि हम लोग डिमांड करें बिकॉज वी हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, देन एज द बैंकर्स ऑफ द बैंक, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अपने रिजर्व्स में से उनको डॉलर्स निकाल के दे देगा और उसके बदले में उनसे रुपीस ले लेगा। ठीक है, तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी एंड इन दैट केस आर बीओपी विल गो इन नेगेटिव। तो अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिंग डॉलर्स इन द मार्केट, और अगर बढ़ रहा है दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली बाइंग डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इस तरह से हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस चलती है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, बैलेंसिंग ए डेफिसिट विद अ सरप्लस individually either of these accounts can be either in surplus or deficit. A surplus implies that more money is coming into the countries than going out of it, whereas a deficit shown with the negative mark implies more money is going out of the country than coming in. ठीक है, by definition the BOP always balance implies that the deficit on one account must be balanced by the surplus on the other account। जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली वो आइडल सिचुएशन होती है, बट नॉर्मली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। How capital account deficit and a capital account surplus balances the BOP? The net result of current account deficit 26.6 billion and a capital account surplus of 90.1 billion is that a total of 63.5 billion dollars have entered the Indian economy। जो मैंने आपको बताया अभी कि हमारा BOP surplus में होता है क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। To balance the BOP, RBI takes out these dollars and keeps them with itself, shown with the negative sign before it, as 63.5 billion is taken out of the BOP and adds to its foreign currency reserves. The increased forex also leads to an increased money supply in the Indian economy as RBI increases liability by the same amount because जो पेमेंट करनी होगी वो रुपी में करनी होगी, उतने डॉलर्स खरीदे हैं। तो by printing the domestic currency, जरूरी नहीं है कि करेंसी प्रिंट ही करी जाए, but that is what they have been writing. A higher money supply can also leads to inflation in the country। ठीक है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे देश में बीओपी पॉजिटिव में, तो मैं खुश होने की बात है। ठीक है, हमें ऐसे भाई फैला के खड़े होना चाहिए कि देखिए हम कितने खुश हैं बिकॉज वी हैव अ मोर डॉलर्स कमिंग इनसाइड। बट डू रिमेंबर, कभी भी देखिएगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या कोई भी पॉलिसी मेकर जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है, फाइनेंस की नॉलेज होती है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की नॉलेज होती है, वो कभी भी किसी कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड की कॉम्पिटिटिवनेस को देखने के लिए कभी भी ओवरऑल बीओपी का इस्तेमाल नहीं करते। They normally prefer the current account situation, क्योंकि आप कैपिटल अकाउंट को पॉजिटिव दिखा सकते हैं कैसे, ज्यादा से ज्यादा बोरो करके आउटसाइड से। और देखिए हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोरो करती है बाहर से बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस, एंड द कंट्रीज एंड द कंपनीज आर ऑल्सो बोरिंग्स फ्रॉम आउटसाइड मोर बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड external commercial borrowing which are also available at a comparatively lower rate of interest in comparison to whatever interest charged by the Indian banks in case of our country। समझ पाने मेरी बात? तो लॉजिक एंड पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि हमें ओवरऑल बीओपी नहीं देखना है, हमें करंट अकाउंट की सिचुएशन देखनी है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट कैन बी पॉजिटिव
विद द हेल्प ऑफ मोर बोरिंग्स, और वो हमें देखने को इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो जो पैसा हमने बोरोइंग से देश में मंगवाया है, जो भी डॉलर्स हमारे देश में आए हैं, दैट मनी विल डेफिनेटली गो बैक इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट ऑल्सो। यानी कि अगर $100 आए तो उससे कहीं ज्यादा बाहर जाने वाले हैं, बिकॉज द रीजन इज वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट ऑल्सो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए किसी भी देश की ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड में जब कॉम्पिटिटिवनेस देखा जाता है कि वो कितना अच्छे तरीके से ट्रेड करता है, तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट को देखते हैं, ना कि बीओपी को देखते हैं। और बीओपी हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है नेगेटिव में। दैट मीन्स आवर ट्रेड इज not that competitive at a global level. That's why the government of India started something called Make in India campaign, so that we people will start producing more and more here. क्योंकि देखिए सर्विसेज में we people have been doing a wonderful job, I would say. जितना अरब कंट्रीज एक साल में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उतना इंडिया ग्लोबल लेवल पे उससे ज्यादा अमाउंट के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर देता है, मान के चलो। दैट मीन्स आवर सर्विस सेक्टर इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, नॉट दैट गुड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहां पे जो आपको बताना चाहता हूं वो क्या है। देखिए करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर मुझे बाहर से गोल्ड परचेज करना है, यानी कि मुझे गोल्ड इंपोर्ट करना है, तो मुझे अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा एज पर द गिवन रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सेम केस अगर मुझे बाहर से मान लीजिए मान इफ लेट्स सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट आउटसाइड, तो मुझे अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कराना चाहिए इफ आई वांट टू डू दी एफडीआई आउटसाइड, ठीक है। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसके पास? आई नीड टू गो टू समथिंग कॉल्ड ऑथराइज डीलर्स इन केस ऑफ आवर कंट्री। गेटिंग? अब देखिए हमारे इंडिया में जो लॉ है जो कन्वर्जन को कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है, उसका नाम था पहले, एक लॉ जो पहले था उसका नाम था फेरा, 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ओके, फेरा लॉ। इस लॉ के अंदर बोला गया कि अगर आपको करंट अकाउंट में पैसे चाहिए, यानी कि अगर आपको करंट अकाउंट में रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है, दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड। और यहीं अगर आपको कैपिटल अकाउंट में पैसे को कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, अगेन इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि करंट और कैपिटल में दोनों में ही कन्वर्जन को क्या किया गया था? रेस्ट्रिक्ट किया गया था। यानी कि आपको रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने की अनुमति नहीं थी। दैट मीन्स वी वर हैविंग समथिंग कॉल्ड नो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इन केस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने किसी भी गैर कानूनी तरीके से अगर आपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराया, तो समझ लीजिए आप फंस जाएंगे एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर, आपको जेल भेजा जाएगा और डंडे लगाए जाएंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए 1991 में जब हमने इंट्रोड्यूस करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली डिड सर्टेन चेंजेस टू दी फेरा एक्ट। उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि अगर हमें बाकी देशों से जुड़ना है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है तो वो कहेंगे भैया हमें भी एक्सपोर्ट करने दो। अगर एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है तो कन्वर्जन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो चेंज आया वो आया आपका 93 में, जब हमने बोला कि नाउ यू कैन सिंपली कन्वर्ट द रुपी इनटू डॉलर इन दी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और फॉर्मली इसको हमने एक्ट का रूप दिया, क्योंकि यहां पे तो हमने फेरा के अंदर केवल अमेंडमेंट करी। देन आफ्टर दैट in 1999 we brought something called an act called FEMA 1999, जो अभी भी आपका ऑपरेशनल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने बोला कि अगर आपको करंट अकाउंट में अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर रुपी इनटू डॉलर और इन द फॉरेन करेंसी, इट इज परमिटेड, बट इन द कैपिटल अकाउंट वी आर स्टिल हैविंग लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो अभी जो रूल है वो हमारा क्या है, दैट इन द करंट अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर परमिटेड unless otherwise prohibited. In case of capital account, all the transactions are prohibited unless otherwise permitted. यानी करंट में सब कुछ अलाउ हुआ, कुछ को छोड़ के, कैपिटल में सब कुछ बैन है, कुछ को छोड़ के, ये सिचुएशन। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारे इंडिया में करेंटली क्या है, वी हैव समथिंग कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी इन केस ऑफ आवर कंट्री। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अभी जो कन्वर्टिबिलिटी का हमारे यहाँ केस है वो है क्या है? पार्शियल, यानी कि करंट अकाउंट में इट इज फुली एंड द कैपिटल अकाउंट में यू कैन से इट इज समथिंग कॉल्ड
allowed to some extent, that's why we are being saying it is a partial one. जिस दिन इंडिया करंट और कैपिटल में दोनों में ही अलाउ कर देगा कंप्लीटली, सो यू कैन से इंडिया हैव समथिंग कॉल्ड फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन केस ऑफ आर कंट्री. अब देखिए हमारी कंट्री के अंदर कई कमेटी बिठाई जा चुकी हैं जो रिकमेंडेशंस दे चुकी हैं. जैसे द वेरी फर्स्ट कमेटी दैट वी वर हैविंग इन केस ऑफ आर कंट्री वर तारापुर कमेटी. तारापुर कमेटी ने 97 में बोला था कि इंडिया शुड हैव कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ओनली व्हेन इंडियन इकोनॉमी विल बी एबल टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन. क्योंकि अगर आप प्री मेच्योरली किसी भी कंट्री में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देते हैं तो उस कंट्री में क्राइसिस आने की सिचुएशन बढ़ जाती है, जो कि हमें देखने को मिला एशियन कंट्रीज में और लैटिन अमेरिका के अंदर. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तारापुर साहब ने बोला कि सर अलाउ तो करनी है एक दिन, बट तब अलाउ कीजिए जब हमारी कंट्री एक लेवल पे जाके मेंटेन कर पाए, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाए, देन आफ्टर दैट यू नीड टू अलाउ इट. परसी मिस्त्री कमेटी ने बोला कि सर एक दिन करना ही, आज ही कर दो, क्या फर्क पड़ा, देखा जाएगा जो होगा. फिर कई बार ऐसा हुआ कि हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सर की कन्वर्टिबिलिटी कब आएगी, फुल कन्वर्टिबिलिटी कब आएगी. रघुराम राजन साहब से पूछा गया, उन्होंने बोला कि देखिए साहब आएगी तो सही, कब आएगी मैं ये नहीं बता सकता. विरल आचार्य साहब जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला देखिए साहब एक दिन तो जरूर आएगी, यानी कि वो दिन तो आएंगे, बट कब आएंगे दैट वी रियली डोंट नो. ओके, सो नोबडी कैन टेल यू टुडे that when India is going to have something called full capital account convertibility in case of our country. तो देखिए पॉइंट्स क्या हैं. RBI allows full conversion of the rupee into foreign currencies and foreign currencies into rupees at market price, that is normal exchange rate, for any transactions under the current account of BOP. This means rupee is fully convertible in the current account. The economic reforms initiated in 1991 made the rupee fully convertible at the current account in 1993. अब कैपिटल अकाउंट की बात करें. RBI does not allow full conversion of the rupee into foreign currencies and foreign currencies into rupees for transactions under the capital account transactions. This is called rupee is partially convertible at the capital account. Okay? It is risky and makes the foreign exchange rate more volatile. It is introduced only sometime when exchange rate of country's currency is relatively stable, deficit and balance of payment is well under control, and enough foreign exchange reserves are available with the central bank. ठीक है, नॉर्मली देखिए प्री कंडीशंस होती क्या है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होने चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट नील होने चाहिए, अच्छा खासा रिजर्व्स होने चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी कंटिन्यूसली हाई होनी चाहिए काफ़ी साल से. ठीक है, उसके अलावा जो हमारी इंटरेस्ट रेट है इंडिया के अंदर, दैट इज सपोज टू बी ग्लोबली अलाइंड, यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट्स है बैंक की, वो काइंड ऑफ सेम होनी चाहिए. सो इफ यू आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ अ सिमिलैरिटीज एंड इफ योर कंट्री इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑल्सो, then you're supposed to go for something called capital account convertibility in a fuller way. Otherwise होगा क्या, अगर आप प्री मेच्योरली यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो सबसे पहला झटका जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, जैसे अभी क्या है कि हमारी इंडियन कंपनीज बाहर की जो बैंक्स हैं उनसे उधार तो ले सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन बोरो फ्रॉम आउटसाइड बट इन अ लिमिटेड अमाउंट. बट मान के चलिए अगर सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो सोचिए अगर बाहर लोन सस्ते हैं इंडिया के मुकाबले, then Indian companies will only borrow from, or you can say they will majorly borrow from outside because they want to save on the interest rate. Okay, so in that case when they will borrow more, Indian banks are going to lose business, and then after that तो होगा क्या, अभी जब हम लोन लेंगे तब तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होने को मिलेगी क्योंकि हमें इन्फ्लो ज़्यादा देखने को मिल रहा है. पर जब ये इन्हीं लोन्स को हम वापस करेंगे विद इंटरेस्ट, तो यू कैन से वी विल बी एबल टू सी मोर ऑफ outflow outside. So in that case the currency will appreciate more. So logic is very simple here, the point is very simple here कि अगर आप इस तरीके से प्री मेच्योरली अलाउ करेंगे तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा दिखेगा देश के अंदर कि चलो ग्रोथ रेट भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये चीजें स्टेबल नहीं होंगी तो आपको देखने को मिलेगा क्या, क्राइसिस. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे बेसिकली राइटिंग हियर. अब देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है. एक्सचेंज रेट, लेवल्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेंस इंपोर्ट स्पेंडिंग, कैपिटल फ्लोज टू फाइनेंस द डेफिसिट इन लॉन्ग टर्म, सेविंग रेट्स इन्फ्लुएंसिंग लेवल ऑफ इंपोर्ट स्पेंडिंग, रिलेटिव इन्फ्लेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस. तो ये बेसिकली 5 फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दैट आर बेसिकली मेन फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर करंट अकाउंट डेफिसिट इन केस ऑफ आवर कंट्री. सो थ्योरेटिकल है, आप समझ सकते हैं.
अब देखिए जो रिजर्व्स की हम बात करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बीओपी इज बेसिकली इंपैक्टिंग दी योर फॉरेक्स रिजर्व्स आल्सो। तो देखिए क्या लिखा गया है, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स स्लाइड बाय 325 million to 560.94 billion data from the Reserve Bank of India. The special drawing right were also down by 80 million to 18.19 billion. The country's reserve position with IMF was also down by 12 billion to 5.098 billion. Gold reserves decreased and were 66 million down to 41.75 billion US dollar. ठीक है, तो देखिए फॉरेन रिजर्व्स में हम इंक्लूड क्या करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड फॉरेन करेंसी, यानी कि जो फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड यूरो वगैरह जो भी हमारे पास है, प्लस यू हैव समथिंग कॉल्ड गोल्ड एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द IMF, क्योंकि इनको परचेज करने के लिए वी पीपल हैव टू पे इन दी फॉरेन करेंसी। ओके, बाकी जो आने वाली क्लासेस होंगे उसके अंदर हम देख लेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है IMF के SDR के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट है। Then after that, there is no international authority which directs the trade between two countries should happen only with some specific currencies. Any two countries are free to transact with any currency they are willing. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और जापान का जो ट्रेड है वो रुपीज में हो रहा है, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो हो रहा है हमारा रुपीज में। दैट मीन्स दे फाइन विद व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग द पेमेंट इन रुपी ओनली। ओके, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, फिर आपका म्यांमार हो गया, जो भी ये कंट्रीज है उनके साथ भी जो हमारा ट्रेड है वो ठीक ठाक हमारा रुपीज में होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, रिजर्व्स बहुत कम है, तो मैं आपको रिजर्व्स अभी हमारे ठीक ठाक है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे, इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट कवर, that any country should have at least that much amount of foreign exchange reserves with them that it will be able to continuously finance the 9 months imports of the country। तो उतने हमारे पास रिजर्व्स हैं, बट मान के चलिए जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ही उसी तरीके से अपनी कंट्री की करेंसी को स्टेबल रख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए हमें दिख रही है कि बहुत ज़्यादा गिर रही है, 81 से 82, 83, 84, 85 गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। तो इन दैट केस इफ यू आर हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिजर्व्स विद दी सेंट्रल बैंक, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, रुपये की वैल्यू को संभालने के लिए अपने रिजर्व्स में से कुछ डॉलर्स मार्केट में सेल करके उसकी सप्लाई को बढ़ा के उसको बैलेंस आउट करके रुपये की वैल्यू को थोड़े टाइम तक होल्ड कर सकता है। यानी कि जब तक हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन यू कैन से टिल दैट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन सिंपली होल्ड इट। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास एग्जैक्टली उतना ही रिजर्व्स है जो हमारे इम्पोर्ट्स को फाइनेंस कर पाए, तो उस केस में सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है चीज़ों को संभालने के लिए कि हम चीज़ों को संभाल कैसे पाएंगे। क्योंकि देखिए उस केस में एक डर लगा रहता है माइंड के अंदर, वो क्या है कि अगर हमने ज़्यादा डॉलर्स बेच दिए तो उस केस में क्या होगा कि अगर बाई चांस कोई वॉर हो गया, कोई और प्राकृतिक आपदा देश के अंदर आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस केस में हम चीज़ों को मैनेज कैसे, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उस केस में अगर थोड़े ज़्यादा ही हो तो बेटर। जैसे चाइना की बात करें, चाइना इज हैविंग अ रिजर्व्स ऑफ मोर देन 2-3 ट्रिलियन US डॉलर्स विद देम, और हमारे पास कितने हैं, 550-600। अभी बीच में हमारे 600 क्रॉस हुए थे, बट फिर से जैसे जैसे रुपये की वैल्यू का डाउन होनी शुरू हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में डॉलर्स को सेल किया और उसको हमें थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो देखिए पॉइंट ये है, तो बीओपी के केस में मान के चलिए हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी, बीओपी, रिजर्व्स एंड मोर ओवर दी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। अब देखिए नॉर्मली जब क्लास में इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जब हम बीओपी की बात करते हैं, कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं और हम फॉरेक्स की बात करते हैं, तो बड़े आराम से मान के चलिए हमें लग जाती है, कितनी आराम से 3 क्लासेस हमारी क्लास में लग जाती हैं, हमारे बैच में लग जाती है। तीनों ही टॉपिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे एज यू पीपल आर अवेयर दैट वी पीपल आर बीइंग ओनली डूइंग अ रिवीजन हियर ओनली फॉर द सेक ऑफ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। व्हेन वी पीपल आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड मोर ओवर टाइटन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च और हमारे पास अब केवल बचे हैं 2 महीने। तो आज हो चुकी है कितनी, वी आर इन आज है आपकी 18, वी आर ऑन 18 18th ऑफ मार्च।
तो 10 दिन और उसके बाद 2 months more. So exactly you can say you have 2 months and 10 days for your prelims examination. So tighten your seat belts and start revising as much as you can. Okay. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू मच, टेक केयर एंड बी हेल्दी, बाय.